सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ तनसीर ज़ैदी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए फिर बुरी खबर सामने आ गई है। CCPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त, नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। तो आपको बता रहे हैं बिजली सार्फिन के लिए फिर से बुरी खबर है। CPPA की बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त, नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को समाअत करेगा। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, बिजली जो है एक मतलब फिर जो है महंगी होने जा रही है। 65 पैसे फी यूनिट जो है CPPA ने दरख्वास्त दे दी है। यही महीना जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो फरवरी की मद की जो है महीने के लिए दरख्वास्त दी गई है, और नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर 30 मार्च को जो है समाअत करेगा, और उसमें जो है बताया जाएगा कि कैलकुलेशन को देखा जाएगा और इसका फैसला दिया जाएगा। और अगर ये इजाफा किया जाता है, इसकी मंजूरी दी जाती है, तो यकीनी तौर पर बिजली सार्फिन जो 10 तकसीम कार कंपनियां हैं उसके सार्फिन पर जो है ये मजीद इजाफी बोझ जो है वो डाला जाएगा। 65 पैसे फी यूनिट की जो है इजाफे की दरख्वास्त CPPA की तरफ से की गई है। 30 मार्च को जो है इसका नेपरा अथॉरिटी फैसला करेगी। अवैस हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और खबर से मुतल्लिक आपसे तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं, IMF से $500 मिलियन की किस्त लेने का मिशन। वफाकी हुकूमत IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने को तैयार हो गई। मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने जो है आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब स्वात के दौरे पे गए तो उससे पहले जो है इसकी मंजूरी दी गई है। IMF का जो शर्त पर जो इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का जो है वो फैसला किया गया है। सजाती ऑर्डिनेंस लाने के लिए जो एक चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो वफाकी हुकूमत की तरफ से सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वफाकी काबीना ने जो है इसकी मंजूरी दी है। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सजाती ऑर्डिनेंस लाने के लिए जो है अब ये किया गया है, और ये बताया गया है कि इसमें जो वक्त जो है इनके पास कम था उसकी वजह से बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया, और वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को हासिल जो इनकम टैक्स छूट खत्म करने के बिल की मंजूरी दी थी। और इस पर जो है बताया जा रहा है कि IMF को वफाकी हुकूमत ने जो है इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक 24 मार्च से पहले आगाह करना था। तो इसके लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए अब मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है इसकी मंजूरी ली है, और अब सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और उसके तहत जो है ये मामलात आगे परसू किए जाएंगे, जिससे IMF से जो $500 मिलियन की जो किस्त है उसके लिए तमाम तर जो मामलात हैं उसको देखा जा रहा है, और 24 तारीख से पहले जो है हुकूमत ने इस मामलात से जो है IMF को भी आगाह करना है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, PTI ने फैसला कर लिया। अमजद आफरीदी को कराची के हल्के NA 249 से टिकट दे दिया गया है। मजीद तफसीलात हसन अब्बास से जान लेते हैं। हसन, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल NA 249 में ज़मनी इंतखाबात होने हैं। फैसल वाटा की सीट छोड़ने के बाद जो है ज़मनी इंतखाबात का फैसला हुआ है। सीट के ऊपर PTI की जानिब से जो है वो कई नाम चल रहे थे कि कौन जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। मुख्तलिफ लोगों का नाम ज़ेरे गौर रहा, लेकिन अमजद अफरीदी जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के PTI के सदर भी हैं, अब उनको फैसला किया गया है कि पार्टी ने टिकट दिया है और वो यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे फैसल वाटा की सीट के ऊपर। मुख्तलिफ जो है वो बातें गर्दिश कर रही हैं कि PML नून का सख्त मुकाबला हो सकता है यहाँ पे PTI की जानिब से। फिर इसके डायनामिक्स के अंदर MQM पाकिस्तान भी जो है वो दिखाई देती है। साथ ही साथ PST भी इस मरतबा जो है वो NA 249 से इलेक्शन लड़ रही है। अब देखना ये है कि NA 249 के अंदर PTI क्या वापस इस सीट को हासिल कर सकती है या नहीं। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा कि PTI के और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा करवाए थे। जी देखिए, यहाँ से मुनैद लखानी है PTI के जिन्होंने यहाँ से कागजात जमा करवाए थे। उसके अलावा अब्दुल हक हैं, सुभान अली हैं, मसरूर अली थे जिन्होंने फॉर्म यहाँ से जमा करवाए हैं, लैला परवीन है, उसके अलावा गुल मौला है, मलिक शहजाद आबाद। जी हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आम खबर से अपडेट करें। सेनेट के बाद कराची के कौमी हल्का NA 249 इंतखाबात पर भी PTI की अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पार्टी के रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद ऐवान ने अमजद आफरीदी की नामजदगी पर एतराज उठा दिया है और पार्लिमानी पार्टी को खत लिखकर अमजद आफरीदी को गैर मौजू उम्मीदवार करार दे दिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सेनेट के बाद कराची के कौमी हल्का NA 249 इंतखाबात पर भी PTI की अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं।
इसी पर मजीद तफसीलात फैसल खान से जान लेते हैं। फैसल खान, बताइएगा, इख्तलाफात सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, ये मलिक शहजाद ऐवान है, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं जो NA 249 के लिए अमजद आफरीदी को टिकट दिया। उनका कहना है कि उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड को जो है गुमराह किया, उनसे गलत बयानी की कि वो NA 249 के रिहायशी हैं, हालांकि वो NA 248 के रिहायशी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि NA 248 से ही उन्होंने 2015 में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो वो हार गए। इससे पहले PS 112 के लिए भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2018 में, जिसमें उनको शिकस्त हुई। इस हवाले से उनका कहना था कि अमजद साबरी जो है ये कमजोर उम्मीदवार हैं, और अगर PTI की पार्लिमानी बोर्ड ने इसको दोबारा से नजरसानी नहीं किया इस फैसले पे, तो PTI को यहाँ पर शिकस्त हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने 6 नाम भी जो है पार्लिमानी बोर्ड को दिए, जिसमें उनका खुद का नाम भी शामिल है, और दीगर का कि इनको जो है इनमें से किसी को जो है NA 249 का जो है टिकट दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मकामी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे देंगे। जी फैसल खान, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। DSP एजाज तरीन को सीनियरिटी केस मांगना महंगा पड़ गया। जाली ऑर्डर पर ASI भर्ती होने वाला DSP एजाज तरीन 32 साल बाद अदालत के हुक्म पर नौकरी से बर्खास्त। IG सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, नौकरी से जाना पड़ा फिर? हाँ बिल्कुल जी, तकर्रुरनामा जारी था जिस पर ASI भर्ती हुए और SP तक जो है वो असल नौकरी की। 32 साल तक पुलिस अफसर रहे, सरकारी मराद भी हासिल की, लेकिन अफसरान को मामू बनाते रहे। इस्लामाबाद में 16 अगस्त 1989 को पुलिस में भर्ती हुए ASI, और उसके बाद 1997 में इस्लामाबाद से सिंध में जो है वो ट्रांसफर कराया और इंस्पेक्टर के ओहदे पे रहे। तो मुताबिक बार जो है वो दर्जनों से ज्यादा सालों के अंदर SHOs रहे, और आउटरन प्रमोशन के खिलाफ जो है वो जब हुए तो इंस्पेक्टर बन गए, और उससे पहले इनके मुख्तलिफ अजला में जो है वो SP के ओहदे पे रहे, और बड़े बड़े शख्सियात से जो है वो मुलाकातें भी रही, राब्ते भी करते रहे। उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट की जब बात आई तो उस मामले पर जो है वो अदालत ने जांच पड़ताल की, तो जाली डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो भर्ती हुए, जाली लेटर में भर्ती हुए। उसके बाद IG सिंध ने जो है वो अदालत के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सरकारी मराद, असला, सामान, तमाम चीजें जो है वो वापस लेने की भी हिदायत कर दी है। जी जावेद कायम खानी, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल का फैसला कर लिया। इत्तेहादी जमातों को वजारतें मिलेंगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें दिए जाने की उम्मीद है। MQM को वजीर मुमलिकत का कलमदान मिलने की तवक्को है। इस पर मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, मुख्तलिफ तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई है मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में आइंदा चंद दिनों में रद्द-ओ-बदल का इम्कान है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वफाकी वजारतें दिए जाने का इम्कान है, और MQM को वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से जो वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए 3 जो मजबूत तरीन उम्मीदवार सामने हैं, जिनमें सेनेटर कौदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुख्ती और रुकन कौमी असेंबली सरदार इसरार तरीन शामिल है। और इसी तरह MQM की जानिब से वजीर मुमलिकत के लिए फैसल सब्जवारी का नाम जो है वो मजबूत तरीन उम्मीदवारों में तस्वुर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में वजीर आजम इनमें से किन को वफाकी काबीना में साथ शामिल करते हैं। जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि जिना अस्पताल, NICVD और NICH के मामले का जायजा लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का अभी फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत को 100 अरब रुपए क्लियर करने होंगे जो सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों पर लगाए। इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। किफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफायत अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध का जो है वो रद्द-ए-अमल इस पर आ गया है, और वजीर सेहत ने जो है वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है, जो कि जिन अस्पताल, NICVD अस्पताल और NICVD और NICH अस्पताल के ऊपर आया है। और वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया गया था इन अस्पतालों को मैनेज करने के लिए, हुकूमत सिंध और महकमा सेहत सिंध का ये कहना है कि पिटीशन जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं आया। अगर वफाक ये चाहती है तो वो बहुत सारे मामलात हल करने होंगे। इसमें 2011 से लेके अब तक इन तीनों अस्पतालों का जो
बजट है, फंड्स हैं, वो तकरीबन कोई 100 अरब रुपए के करीब बनते हैं, वो भी जो है वो अदा किए जाएं, वो तमाम जो ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएं। इसके साथ साथ अभी जो पिटीशन है वो उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो इसके हवाले से उन्होंने इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को, जो कि नोटिफिकेशन निकाला गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जरिए इन तीनों अस्पतालों को चलाया जाएगा, उसको, इस फैसले को जो है वो इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है और इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद वोटों का मामला, पीपल्स पार्टी का मुस्तरद वोटों का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत जाने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद वोटों का ये मामला है। इसी पर मजीद तफसीलात उस्मान जावेद से जान लेते हैं। उस्मान, तफसील नगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के नताइज को अदालत में चैलेंज कर पार्टी ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए सेक्रेटरी सेनेट के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है और पार्टी ने मुस्तरद शुदा वोटों का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत से रजू करने का फैसला किया है। और यूसुफ रजा गिलानी की कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से के सेक्रेटरी सेनेट के फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। और कानूनी टीम ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत से रजू करके मुस्तरद वोटों का रिकॉर्ड हासिल का मशवरा दिया था, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैलेट पेपर की फराहमी के लिए दरखास्त दायर करेंगे। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, सरगना लियारी गैंग वार उज़ैर बलोच के खिलाफ केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दौरान समाअत दलाइल में कहना था कि गवाहान और प्रोसिक्यूशन को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो आपको बता रही हैं, सरगना लियारी गैंग वार उज़ैर बलोच के खिलाफ केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके जो जराइम है वो इतने घनौने हैं कि जिस दिन आपके अपने हमायतियों को उनकी हकीकत पता चलेगी, आप मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। तो लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के अंदर रोड़े अटका रहे हैं। इमरान खान साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप गरीबों के, अवाम के इतने हमदर्द हैं, आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल लाहौर पे न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनपिंग का शुक्रिया अदा करता हूं। चीन ने पाकिस्तान के दोस्त, आयरन ब्रदर होने का हक अदा किया है कि आज पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन लग रही है ये चीन के अतिये से लग रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने $1 भी वैक्सीन खरीदने के ऊपर नहीं खर्च किया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे अवाम कोरोना के सामने बेबस है। अगर 4-5 करोड़ अफराद के लिए बरवक्त कोरोना वैक्सीन खरीदी जाती और उनकी कवरेज की जाती तो आज ये कोरोना की तीसरी लहर हमें इस तरह मुतासिर ना कर सकती। इमरान खान ने $1 की कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदी। ये यहां पर भी चंदों का मोहताज है, चूंकि इमरान खान को सिर्फ चंदे का काम आता है और कोई काम नहीं आता, तो लिहाजा इसके लिए भी इन्हें जवाब देना चाहिए। मैं हुकूमत से यह भी सवाल करना चाहता हूं कि वजीर खारजा ने जो तकरीर की है सिक्योरिटी फोरम में, उससे कौम के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं कि इस हुकूमत ने कश्मीर को बुला दिया है। क्यों नहीं भारत से वाज़ेह मुतालबा किया गया कि जब तक वो 370 आर्टिकल के अमल को रिवर्स नहीं करेगा उनके साथ बातचीत नहीं होगी। आज हम कश्मीर के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमने कश्मीर भुला दिया है, कश्मीर भारत को दे दिया है। जब तक भारत से आप कश्मीर पर जब उसे शहरक कहते हैं, 2 टोक यकीन दहानी हासिल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बातचीत करेंगे आप। तो यह भी एक इस बात का सबूत है कि जो कश्मीर में मोदी ने किया है वो इस हुकूमत की साजबाज के साथ किया है
عمران خان کشمیر کا سوداگر ہے اور سقوط کشمیر کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1100 میگا واٹ K2 منصوبہ جو نیوکلیئر پاور کا منصوبہ ہے، جس کی بنیاد 26 نومبر 2013 کو نواز شریف صاحب نے رکھی تھی، K2 اور K3 یہ کوسٹل کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبے ہیں جو 2200 میگا واٹ پاکستان کو بجلی فراہم کریں گے۔ اس میں پہلا جو K2 پروجیکٹ ہے وہ 1100 میگا واٹ کا تیار ہو گیا ہے، اور اس پر میں چین کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا جو ویژن تھا نیوکلیئر انرجی کا پاکستان میں، اس کے لیے یہ سنگ میل ہے، چونکہ یہ سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو چائنا نے نیوکلیئر انرجی کے لیے پاکستان کو فراہم کی ہے۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہی بات 2016 میں جب وزیر اعظم نواز شریف نے کہی تھی تو انہیں غدار بنا دیا گیا تھا، ان کے خلاف ڈان لیکس کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا۔ اگر نواز شریف صاحب کی اس بات پہ توجہ دی جاتی اور عمل کیا جاتا تو آج دنیا کے سامنے FATF کی صورت میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی۔ آج ہم 2016 میں جو ڈان لیکس کے ذریعے جسے ہم کہتے تھے کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے، اس سے 10,000 گنا زیادہ بے عزتی ہم سرکاری طور پہ FATF کے شرائط کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں، جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے پاس ویژن تھا، وہ آنے والے حالات کی پیش بندی کر رہے تھے، لیکن 2016 میں ہماری اس پالیسی کو جب وزیر خارجہ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا یا میں نے کہا تو ہمیں غدار کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جب ہاؤس آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن آج سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پھر کہوں گا ہاؤس ان آرڈر کا آغاز پاکستان کی پالیٹکس سے ہوگا۔ اگر پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن ہوگی، پاکستان کی سیاست میں لیجیٹمیسی کرائسس ہوگا، تو ملک کی نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک میں استحکام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نئے آزاد، شفاف، منصفانہ انتخابات کرا کے 2018 میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے۔ آپ نے یہ اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا عراق کا سرکاری دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے عراقی وزیر دفاع، چیف آف سٹاف اور فضائیہ کے کمانڈر سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عراق کا سرکاری دورہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا عراق کا سرکاری دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے عراقی وزیر دفاع، چیف آف سٹاف اور فضائیہ کے کمانڈر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کیسرانی کو ڈی پی او سیالکوٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق ڈی پی او سیالکوٹ کو این اے 75 کے ضمنی الیکشن میں بد انتظامی پر معطل کیا گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کیسرانی کو ڈی پی او سیالکوٹ تعینات کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
सूरत हाल कमेटी रमजान और ईद का चांद एक रोज देखने के इकदाम करने लगी। रमजान का चांद देखने के लिए सूरत हाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात गौहर महसूद से जान लेते हैं। गौहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रमजान और ईद की चांद से मुतल्लिक पहले रोहित हिलाल कमेटी और वजारत मजहबी उमूर ने इस बात पर मशावरत की थी कि मुफ्ती पपुल जई को रोहित हिलाल कमेटी में शामिल किया। उन्होंने इस हवाले से मशावरत शुरू की है कि जो रमजान का चांद देखने के हवाले से रोहित हिलाल कमेटी का जो इजलास होगा मरकजी कमेटी का, उसको पेशावर में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, इसी हवाले से मशावरत शुरू की गई है और गौर किया जा रहा है। और मुमकिन तौर पर जो पेशावर में इस हवाले से इजलास होगा रोहित हिलाल कमेटी का, तो उसमें अगर मुफ्ती पपुल जई को कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाता है तो इसको एजाजी तौर पर कमेटी में शामिल किया जाएगा। जी गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने वजारत खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने वजारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कोरोना वबा के बायस बलोचिस्तान पुलिस के तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम ज़ेर तरबियत जवानों को अपने अपने अजला में वापस भेज दिया गया। ट्रेनिंग कोर्स 29 मार्च तक मुलतवी किए गए हैं। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वबा के बायस बलोचिस्तान पुलिस के तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम ज़ेर तरबियत जवानों को अपने अपने अजला में वापस भेज दिया गया है। दूसरी जानिब कराची में सिंध असेंबली के बाहर IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स के एहतजाज का चौथा रोज असातिज़ा की जानिब से कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ अजलास से आए हेडमास्टर्स कहते हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ समीन नवाज से। समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली के बाहर असातिज़ा एहतजाज पर बैठे हुए हैं, धरना दिए। इनको आज चौथा रोज़ है। इससे कबल कराची प्रेस क्लब के बाहर 1 मार्च से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे धरने की सूरत में, और उसके बाद इन्होंने सिंध असेंबली के बाहर आकर पड़ाव डाला है। तकरीबन 937 की तादाद में ये हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस हैं। IBA टेस्ट पास जो कर चुके हैं 4 साल कबल, और उसके बाद ये खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब चूँकि इनका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा इनका ये मुतालबा है कि इनको जो है वो मुलाजमत पर मुस्तकिल किया जाए, और सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक मरतबा फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इम्तिहान लेकर और फिर मुलाजमतों की मुस्तकिली का ऐलान किया गया है, उसको ये डिनाई कर रहे हैं। इस वक्त सिंध असेंबली के बाहर जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, जो धरने के शुरका हैं, वो कुरान ख़वानी का उनकी जानिब से एहतमाम किया गया है, सिपारे पढ़े जा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना इसी तरह से जारी रहेगा। इससे कबल कुछ प्राइमरी टीचर असातिज़ा की भी इस धरने में आमद हुई थी, और उनके असातिज़ा की जानिब से इनसे इजहार यकजहती किया गया था और यकीन दिलाया गया था कि उनके मुतालबात की मंजूरी तक उनके साथ वो इस धरने में शरीक रहेंगे, और जो इनके मुतालबात हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। धरने के शुरका का ये कहना है कि वज़ीर तालीम ने इनके मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है, लिहाजा अब ये वज़ीर आला के सामने अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं, और इसके लिए ये CM हाउस जाना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि इससे कबल भी कई मरतबा वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की गई है, और आज एक मरतबा फिर CM हाउस की जानिब पेशकदमी की जा सकती है, क्योंकि जब तक मुतालबात नहीं तस्लीम कर लिए जाते एहतजाज का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जी समीन, बहुत शुक्रिया। यहाँ ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज का कहना है कि गरीब और पसमानदा मजदूर तबके की बेहतरी के लिए आइंदा बजट में तनख्वाहें 20% तक बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 3 से 4 हज़ार के इजाफे से उन्हें रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में आसानी होगी। एहसास प्रोग्राम के जरिए रकम देने से बेहतर है लोगों को इज्जतदार रोजगार फराहम किया जाए, ऐसा कहना था। गौहर एजाज की जानिब से तमाम तर बातें कही गई हैं, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज का कहना है गरीब और पसमानदा मजदूर तबके की बेहतरी के लिए आइंदा बजट में तनख्वाहें 20% तक बढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 3 से 4 हज़ार के इजाफे से उन्हें रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में आसानी होगी, जबकि एहसास प्रोग्राम के जरिए रकम देने से बेहतर है लोगों को इज्जतदार रोजगार फराहम किया जाए।
اسلام آباد میں پولن بڑھنے سے سانس کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پولن سے بچاؤ کے لیے اینٹی الرجی ادویات کا استعمال کریں اور کھلے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ رپورٹ کر رہی ہیں صبا وزیر۔ پولن الرجی کی ایک عام شکل ہے جو بہت سے افراد کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی علامات کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے مگر انہیں برداشت کرنا کافی کٹھن ہو سکتا ہے۔ بعض افراد میں یہ سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ پولن کے موسم میں باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے، بالخصوص جس دن ہوا چل رہی ہو۔ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال کریں۔ پولن کے دنوں میں کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پولن اکثر دمہ اور الرجی کے مریضوں پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، جس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ جو پہلے استماع کا، کسی سانس کی الرجی کا یا ایسے الرجی جو ہوتی ہے جن کو پولن سے زیادہ وہ پرون ہوتے ہیں، تو یہ ریشو بھی اسلام آباد میں زیادہ ہے اور پھر لوگ زیادہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ الرجی ہونے پر ڈاکٹر سے فوری رابطہ کرنا چاہیے، جس سے الرجی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ فیصل آباد کے نابینا ملازم نے ایم فل کی ڈگری حاصل کر لی۔ بلال نامی مالی کو محکمہ تعلیم کی طرف سے 5,000 روپے ماہانہ کوالیفیکیشن الاؤنس کی منظوری بھی دی گئی۔ محمد بلال کا کہنا ہے کہ ایم فل کے بعد مزید بہتر نوکری کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائے گا۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ اسکول کے درجہ چہارم کے ملازم پہلی بار کوئی ایسا ملازم سامنے آیا ہے جس کی طرف سے ایم فل کی ڈگری مکمل کی گئی ہے اور کوالیفیکیشن الاؤنس حاصل کیا گیا ہے کلاس 4 محکمہ تعلیم کے ملازمین میں، اور باقاعدہ طور پر محکمہ تعلیم کی طرف سے ویریفیکیشن کے بعد کوالیفیکیشن الاؤنس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 272 ریبے میں ملازم ہیں، کلاس 4 میں ایم فل اردو مکمل کیا انہوں نے۔ نابینا ہیں لیکن اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور محنت سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بات کرتے ہیں، مجھے کلاس 4 جو میں ملازم ہوں اور مجھے ایم فل الاؤنس الاؤ ہوا، اس پہ میں اپنے محکمے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ڈپٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سی او صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تعلیم کو، میری قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مجھے الاؤنس الاؤ کیا۔ اور اس کے بعد جہاں تک رہی بات محنت کی، تو محنت بہت زیادہ کی شروع سے ہی۔ میرے والدین کا بہت زیادہ سپورٹ تھی، میرے اساتذہ کا بہت زیادہ تعاون تھا میرے ساتھ، جس کی وجہ سے میں فردر محنت کرتا آیا آگے سے آگے۔ میٹرک، اس کے بعد ایف اے اور اس کے بعد جس یونیورسٹی سے حالیہ ایم فل اردو مکمل کیا میں نے۔ باقی میری انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوشش ہے، میں اب حالیہ ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کا میرا پلان ہے، میں وہ بھی کروں گا اور انشاءاللہ ایک اچھی سے اچھی پوسٹ پہ جاؤں گا۔ ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اعلیٰ پوسٹ پر بھی جانا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر اگر محنت کی جائے تو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یقینی طور پر یہ مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ تمام لوگ جہاں بھی ہوں، جس پوزیشن پر بھی ہوں، ان کو محنت جاری رکھنی چاہیے، جس کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔